हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब देखो, जो पेट्रोल आप देखते हो, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम कच्चा ऑयल होता है, या फिर हम इसको बात करें क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है। और हमें जो प्रकृति से जो हमें तेल मिलता है वो क्रूड यानी कच्चे फॉर्म में मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं, मान लो जो भी आपने तेल के या ऑयल वेल्स देखे हैं, तेल के जो कुएं होते हैं, वहां से तेल ऐसे नहीं निकलता कि पेट्रोल का कुआं अलग हो गया, डीजल का कुआं अलग हो गया। इस तरीके से नहीं होता है, गैस से अलग तरीके से मिल रही है। तो आपको जो मिलता है वो मिलता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये जो हमें नेचर से जो मिलता है वो मिलता है क्रूड ऑयल। तो इस क्रूड ऑयल को हम खरीदते हैं, यानी हमारे पास रिफाइनरीज हैं जो इसको रिफाइन करेंगी। तो ये जो रिफाइनरीज होती हैं, इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं, और रिफाइन करके इसको किस में बदल देंगी? पेट्रोल में, डीजल में, और इसके बाद नेचुरल गैस में, और बाकी जो होता है वैक्स और अदर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है ये नेचर में आया कैसे, पहले तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल काले रंग का होता है, कीचड़ जैसा लगेगा आपको क्रूड ऑयल। लेकिन बाद में पेट्रोल देखिए अलग हो जाता है, डीजल का कलर अलग हो जाता है, फिर कैरोसिन जो होता है वो अलग निकल जाता है, तो कैरोसिन भी इसी में से निकलता है। तो कैसे ही इनकी फॉर्मेशन होती है, क्या ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये गुजर के इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो पेट्रोलियम, हमें जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, ना कि पेट्रोल को पेट्रोलियम बोलेंगे। अब ये जो पेट्रोलियम है ये नाम कहाँ से आया, पहले आप समझिए। देखो, सबसे पहले जो पेट्रोलियम है इस ये जो हमें मिला, अमेरिका में मिला था। तो लैटिन लैंग्वेज है, उसमें होता है एक वर्ड पेट्रा, और एक होता है ओलम। ओलम से ऑयल आया है, याद रखिएगा, ओलम से ऑयल आया, और पेट्रा मतलब रॉक, यानी इसको बोला गया रॉक ऑयल। रॉक ऑयल, ठीक है। तो पेट्रोलियम को क्या बोला गया? रॉक ऑयल। अब पेट्रोलियम है क्या? द टर्म पेट्रोलियम, लैटिन पेट्रा मतलब रॉक, ओलम मतलब ऑयल, इज अप्लाइड टू द डार्क colored oily liquid with offensive odor found at various depth in many regions below the surface of the earth। यानी पेट्रोलियम जो है एक लैटिन शब्द है, पेट्रा और ओलम से, ओलियम से बना है। पेट्रा मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न गहराइयों पर पाए जाने वाले गहरे रंग, जो डार्क कलर में होता है, ये ब्लैक कलर में, गहरे रंग के तेलीय तरल के लिए किया जाता है। तो तेलीय तरल होगा यानी वो ऑयली होगा, उसको हम कहते हैं। और इसको आप रॉक ऑयल भी कहोगे, रॉक ऑयल भी कहते हो, मिनरल ऑयल भी कहते हो, और क्रूड ऑयल भी कहते हो। तो इसको क्या कहेंगे आप? रॉक ऑयल, मिनरल ऑयल और कच्चा तेल। तो कच्चा तेल इसको खरीदा जाता है। देखो, हमारे यहाँ पर कच्चा तेल बॉम्बे हाई में मिलता है और कुछ असम के अंदर मिलता है, इतना नहीं है। इसलिए हम बाहर से कच्चा तेल खरीद के उसको रिफाइन करके फिर मार्केट में बेचते हैं। तो ये कच्चा तेल चाहे हम ईरान से खरीद रहे हो, सऊदी अरेबिया यानी मिडिल ईस्ट की कंट्री से खरीद रहे हो, रशिया से खरीद रहे हो, तो कच्चे तेल जो है मार्केट में जो है बेचा जाता है। फिर उसको रिफाइन करा जाता है, फिर उसको जो है प्रोडक्ट, उसके फाइनल प्रोडक्ट में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, उनको मार्केट में से बाहर निकाला जाता है। अब अनकंडेंस्ड गैस, अब देखो इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फ्यूल गैस और इसका कंपोजिशन। तो जो जो समझ में नहीं आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके बॉइलिंग पॉइंट बताता हूँ। देखो, फ्रैक्शन क्या क्या पेट्रोलियम के अंदर होता है और उसके टेम्परेचर क्या है, तो ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा। पहला होता है अनकंडेंस्ड गैस। अनकंडेंस्ड गैस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अप टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। और इसका कंपोजिशन क्या होता है? C1C4। और इसका जो फ्यूल गैस के तौर पे, ईंधन की गैस, ईंधन गैस के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है क्रूड नैप्था और रिफ्रैक्शन, जिसमें होता है हमारा पेट्रोलियम, ईथर
पेट्रोल और बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया हमारा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ईथर, जो ईथर मिलता है। ये 30 से 150 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, C5 से C10 इसका कंपोजिशन हो गया। और ये किसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? सॉल्वेंट के तौर पे, 30 से 70 डिग्री के तौर पे। C5C6। और ये सॉल्वेंट के तौर पे, विलायक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है पेट्रोल और गैसोलीन, जिसे आप बोलते हो पेट्रोल और गैसोलीन। पेट्रोल या गैसोलीन, इसको 70 से 120 डिग्री इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। और ये आपको पता होगा, पेट्रोल, गैस, ड्राई क्लीनिंग और मोटर फ्यूल सबसे ज़्यादा गाड़ियों के ईंधन के लिए होता है। फिर आता है बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव 120 से 150 डिग्री सेल्सियस तक, C8 से C10। और ये किस लिए काम यूज़ करा जाता है? ये सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरोसिन हो गया। कैरोसिन 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तक, और ये फ्यूल के तौर पे भी, ईंधन के तौर पे भी, और ये गैस यानी जलाने के लिए या ऑयल गैस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हैवी ऑयल में क्या क्या आता है? देखो, हैवी ऑयल में जो डीजल इंजन या जिसके बनते हैं, हैवी ऑयल, हैवी ऑयल में गैस ऑयल आ गया, फ्यूल ऑयल आ गया, और आ गया फिर डीजल ऑयल। डीजल ऑयल। अब कुछ और इसके जो है प्रोडक्ट मिलते हैं पेट्रोलियम से, क्या क्या मिलते हैं एक और देख लेते हैं। एक होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है, जिसको आप मूवी लाल कह देते हो, या लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो ग्रीसिंग ग्रीसिंग करते हो आप। पैराफिन वैक्स हो गया, वैसलीन होगी, जो वैसलीन लगाते हैं आप, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पिच हो गया, पेंट, रोड और रोड सरफेसिंग के काम हो गया। और पेट्रोल कोक हो गया, जिसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोल से मिलती हैं, और इनको निकालने का तरीका अलग अलग होता है। हम कैसे इनको निकालते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल लिया जाता है, इन सब को लेकर भी अब हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना कि पेट्रोल से आपको क्या क्या मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं ये नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर क्या होता है। द मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज नोन एज नॉकिंग। तो क्या होता है, जब ईंधन को अनियमित जलाने के कारण उत्पन्न ध्वनिक ध्वनि जो होती है, जो जो ध्वनि आएगी, तो वो ऐसे लगेगा जैसे किसी आप मेटल को ठोक रहे हो। जैसे मेटल पे आपने ऐसे इस तरीके से हिट किया हो, तो वहां से, यानी धातु पे अगर आपने चोट मारी हो, वहां से जो आवाज निकल के आ रही है, वैसी ही आवाज जब आप फ्यूल को जलाते हो अनियमित तरीके से उत्पन्न होती है। उसको बोला जाता है नॉकनिंग। नॉकनिंग कहते हैं। नॉकनिंग लोवर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड रिजल्ट लॉस ऑफ एनर्जी। अगर नॉकनिंग की आवाज ज्यादा आ रही है, तो ये इंजन की दक्षता को कम करता है। एफिशिएंसी यानी जो काम करने का जो अ, इंजन का टारगेट है, कि इंजन किस जो काम कर रहा है, उस काम करने की क्षमता को क्या कर देगा, यह कम कर देगा। और ऊर्जा की हानि का परिणाम देता है, यानी वहां से जो ऊर्जा बन रही है, वो लॉस हो रही है, उसकी हानि का परिणाम देता है। A fuel which has maximum knocking properties always preferred minimum, सॉरी माफ कीजिएगा, वह ईंधन जिसमें नॉकिंग प्रॉपर्टी, यानी जिसके अंदर नॉकिंग कम हो, यानी अगर वह आवाज कम करेगा, नॉकिंग कम करेगा, जाहिर सी बात है उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। यानी आप ऊर्जा का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉकिंग ज्यादा है, तो ऊर्जा कहाँ निकल के जा रही है? देखो, एनर्जी का एक नियम होता है, अगर आपने पढ़ा हो, एनर्जी नेइदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed. It transform, but it transform
वन फॉर्म टू अनदर। तो ना ही आप एनर्जी को बना सकते, ना ही एनर्जी को खत्म कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो है भेज सकते हो। जैसे अब मैंने खाना खाया, मेरे अंदर एनर्जी आई, अब उस एनर्जी को मैं कैसे निकाल रहा हूँ? बोल के, आंखों से देखकर, दौड़ भाग करके। आपने इंजन को तेल पिलाया और उसको क्या करा, कंबस्ट कर दिया यानी जला दिया। अब उससे क्या बनी? हीट एनर्जी बनी। अब वो हीट एनर्जी क्या कर रही है? वो मशीन को चला रही है, पिस्टन को चला रही है, उससे गाड़ी चल रही है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल गई। आवाज भी आती है, इंजन चलने से आवाज भी आती है, तो साउंड एनर्जी में बदल गई। अगर वही एनर्जी नॉकिंग एनर्जी में बदल जाए, ध्वनि, जो ध्वनि ऊर्जा में ही ज्यादा बदलती गई, तो उससे क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा में ज्यादा बदलती गई, उससे ये होगा कि इंजन में मैकेनिकल वर्क तो हो नहीं पाएगा, ध्वनि में ज्यादा परिवर्तित हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए, उस चीज को ना होने के लिए, इसीलिए ऐसे फ्यूल और ऐसे ईंधन को चुना जाता है जिसमें जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है, वो जो नॉकिंग गुण है वो कम हो। तो यानी साउंड एनर्जी नहीं होगी और वो सीधा सीधा जो है मैकेनिकल एनर्जी में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। It has been observed that straight chain aliphatic hydrocarbons have a higher tendency to knock, while branched or unsaturated hydrocarbon have less tendency to knock. यह देखा गया है कि सीधी श्रृंखला वाले स्त्रिग्ध हाइड्रोकार्बन में दस्तक देने वाली प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि शाखित और असंपृक्त हाइड्रोकार्बन में दस्तक देने वाली प्रवृत्ति जो होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति कम होती है। तो ब्रांच्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होती है? लेस टेंडेंसी होती है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ज्यादा होती है। लकड़ी को जलाइए आप, ज्यादा पॉपिंग साउंड आएगी, वहीं पेट्रोल को जलाइए नहीं आती है। तो लकड़ी में ज्यादा होती है नॉकिंग प्रॉपर्टी। To indicate the quality of gasoline or petrol, a method of graduation has been introduced which termed as octane rating or octane number. तो नॉकिंग समझ गए आप? क्या आवाज को बोलते हैं? जो फ्यूल को जलाया जाता है तो उसमें से जो आवाज निकलती है, जो मेटल जैसा साउंड करती है, उसको हम बोलते हैं नॉकिंग। अब आता है हमारा ऑक्टेन नंबर। टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन या पेट्रोल, तो पेट्रोल की क्वालिटी या गुणवत्ता को इंगित करने के लिए अ मेथड ऑफ ग्रेजुएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो एक हमने मेथड की शुरुआत करी, एक विधि की शुरुआत करी। उसमें क्या करा? विच इज टर्म्ड एज ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर। तो उसमें उसको हमने बोला गया, उस मेथड को ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर दिए बोला गया, जिसमें ऑक्टेन रेटिंग करी जाएगी पेट्रोल को और बताया जाएगा कौन सा कितना अच्छा है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को इंगित करने के लिए एक ग्रेडेशन विधि शुरू की गई, जिसके ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। टू कंपाउंड्स हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन हैव बीन टेकन एज स्टैंडर्ड, तो दो यौगिक हैं, जो एक हेप्टेन हो गया और दूसरा हो गया आइसोऑक्टेन, को मानक के रूप में लिया गया। तो यानी मेजरमेंट किन के बेसिस पे होगा? हेप्टेन और आइसोऑक्टेन को ध्यान में रखते हुए इनका जो है मेजरमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं हेप्टेन की। विच कॉजेस मैक्सिमम नॉकिंग इज असाइन टू octane number 0 and isooctane which causes minimum knocking is assigned the octane number 100। हेप्टेन जो अधिकतम नॉकिंग का कारण बनता है उसे ऑक्टेन नंबर या 0 दिया जाता है, और आइसोऑक्टेन जो न्यूनतम नॉकिंग का कारण बनता है उसे ऑक्टेन नंबर 100 दिया जाता है। ध्यान से देखिए ये क्या बात हुई। हेप्टेन विच कॉजेज मैक्सिमम नॉकिंग, तो अगर हेप्टेन है और उससे सबसे ज्यादा नॉकिंग होगी, तो उसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 0 होगा, और जो आइसो ऑक्टेन है उससे सबसे कम नॉकिंग होगी, यानी उससे आवाज जो है सबसे कम आएगी, तो उसको हम 100 नंबर देंगे। तो हेप्टेन जो अधिकतम नॉकिंग का कारण बनता है उसे ऑक्टेन नंबर 0 दिया जाता है, और आइसो ऑक्टेन जिसको जो न्यूनतम नॉकिंग का कारण बनता है उसे ऑक्टेन नंबर 100 दिया जाता है। तो हेप्टेन सबसे ज्यादा नॉकिंग करेगा, आइसो ऑक्टेन सबसे कम करेगा। हेप्टेन का नंबर 0 और आइसो ऑक्टेन का नंबर क्या होगा? 100 होगा। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
To reduce the knocking property or to improve the octane number of fuel, certain chemicals are added. तो अब क्या करा जाता है कि इस ऑक्टेन प्रॉपर्टी को सुलझाने के लिए या इससे क्या करें, इससे छुटकारा पाने के लिए कि किस तरीके से इसमें सुधार किया जाए, किस तरीके से ये नॉकिंग प्रॉपर्टी खत्म करी जाए जिससे हम उसको ईंधन को अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाए। तो उन सब से बचने के लिए क्या करा जाता है, ईंधन की नॉकिंग प्रॉपर्टी को कम करने या उससे ऑक्टेन नंबर को बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। अब जो रसायन मिलाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी नॉक कंपाउंड्स। इन्हें एंटी नॉक कंपाउंड कहते हैं। किन्हें? जो रसायन मिलाए जाते हैं फ्यूल के अंदर जिससे उनकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम हो। जैसे हो गया टेट्रा इथाइल लेड इज द बेस्ट एंटी नॉक कंपाउंड। अगर उस फ्यूल के अंदर टेल मिला दिया जाएगा, टेट्रा इथाइल लेड, तो यह सबसे अच्छा एंटी नॉक कंपाउंड है। ठीक, तो जिसका नॉकिंग जिसकी ज़्यादा होती है तो उसका ऑक्टेन नंबर हम क्या देते हैं, 0। जिसकी सबसे कम होती है, यानी हेप्टेन का नॉकिंग नंबर है 100, 0 है। और आइसो ऑक्टेन का जो है हम आपका ऑक्टेन नंबर, इसका आइसो ऑक्टेन का जो नॉकिंग नंबर है या फिर सबसे कम नॉकिंग होती है तो इसका ऑक्टेन नंबर हो गया 100। अब इस नॉकिंग को कम करने के लिए हम उसके अंदर कुछ केमिकल्स में ऐड करेंगे। उन केमिकल को हम एंटी नॉक कंपाउंड्स बोलते हैं। और उसके अंदर कौन सा केमिकल आता है? टेट्रा इथाइल लेड इज द बेस्ट एंटी नॉक कंपाउंड। तो टेट्रा इथाइल लेड को सबसे अच्छा एंटी नॉक कंपाउंड जाना जाता है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? अब आगे देखते हैं। अब आता है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर क्या होता है? सीटेन नंबर इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग द डीजल ऑयल। अब देखो, ऑक्टेन नंबर किसको दिया जा रहा था? ऑक्टेन नंबर दिया जा रहा था पेट्रोल को। अब सीटेन नंबर किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा डीजल को। तो डीजल के तेल के ग्रेड करने के लिए सीटेन संख्या का उपयोग किया जाता है। तो सीटेन नंबर इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग द डीजल ऑयल। तो डीजल ऑयल को ग्रेड करने के लिए, ग्रेडिंग का मतलब है स्केल करने के लिए। मतलब कोई भी अगर डिग्री में जिसको आप माप सकते हो उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। अच्छा, फिर और अच्छा, फिर अच्छा। जैसे स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, A+A, B+B, C+C, D+D, इस तरीके से। तो A+ मतलब बहुत अच्छा, D मतलब बहुत खराब। तो इस तरीके से यहाँ भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो अब डीजल के ग्रेडिंग सिस्टम को बोलते हैं हम सीटेन। हेक्साडीकेन, सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन। तो वहां पर हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन था। तो यहाँ पर याद रखना हेक्साडीकेन जिसको सीटेन कहा जाता है और अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन हैव बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड। तो हेक्साडीकेन को यहाँ पर चुना गया और अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन को यहाँ मानक के रूप में चुना गया। वहां पर किसको? हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। हेक्साडीकेन हैज असाइंड सेटेन नंबर 100। तो हेक्साडीकेन को सेटेन नंबर कितना दिया गया? 100 सौंपी गई। जबकि वाइल अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन इज असाइंड 0। तो अल्फा मिथाइल जो नेप्थिलीन है इसको जो सीटेन नंबर है वो क्या दिया गया? 0। अब इसका आधार क्या था? वहां तो नॉकिंग प्रॉपर्टी था कि जो नॉकिंग ज्यादा करेगा या नॉकिंग कम करेगा। तो नॉकिंग हेप्टेन ज्यादा कर रहा था इसलिए उसको 0 दे दिया गया, और हेप्टेन नॉकिंग ज्यादा कर रहा था इसलिए उसको 0 दे दिया गया ऑक्टेन नंबर। और वहीं आइसोब्यूटेन जो है नॉकिंग सबसे कम करी थी इसलिए उसको 100 दे दिया गया। यहाँ हेक्साडेकेन को 100 दे दिया गया, सीटेन को। अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन को 0 दे दिया गया। क्यों? तो यहाँ क्या बेसिस था? यहाँ था इनका इग्निशन बेसिस, यानी इनके इग्निशन संपत्ति के आधार पर, यानी इनके इग्निशन के बेसिस के आधार पर इसको नंबर दिया गया। इग्निशन का मतलब होता है जलन, जो कितना जल्दी जिसमें अग्नि या फिर आग होती है, कितना अच्छा वो इग्निशन करता है। ठीक, तो सेटेन और ऑक्टेन नंबर में डिफरेंस पता चला। कहाँ पर हम हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन यूज कर रहे हैं और कहाँ पर हेक्साडेकेन जिसको सीटेन कहा जा रहा है और अल्फा मिथाइल नेप्थिलीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए, और सीटेन नंबर डीजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीटेन नंबर of diesel oil is the percentage of cetane by volume
इन अ मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। तो डीजल तेल की सीटेन संख्या सीटेन और अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन के मिश्रण में आयतन के अनुसार सीटेन की प्रतिशत होती है। अब सीटेन नंबर क्या होगा? सीटेन नंबर ऑफ डीजल ऑयल, तो जो सीटेन नंबर है किसी डीजल ऑयल का, वो क्या है? वो परसेंटेज है ऑफ सीटेन, उस सीटेन का परसेंटेज है बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में है, इन अ मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन। तो किसी डीजल के अंदर अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन और सीटेन दोनों है, तो उसमें अगर आप सीटेन नंबर दे रहे हो तो उसमें हेक्साडेकेन का परसेंटेज बता रहा है कि इस वॉल्यूम में हेक्साडेकेन जो है वो 75% है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया सीटेन नंबर 80, तो इसमें जो सीटेन है वो 80% है और अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन कितना हो गया इसके अंदर? 20%। तो डीजल तेल की सीटेन संख्या सीटेन और अल्फा मिथाइल नैप्थेलीन के मिश्रण में आयतन के अनुसार सीटेन की प्रतिशत है। जैसे कि द डीजल ऑयल हैविंग सीटेन नंबर 75, अगर किसी डीजल ऑयल का सीटेन नंबर 75 है, वुड हैव सेम इग्निशन प्रॉपर्टी एज मिक्सचर, तो उसका जो मिक्सचर है उसमें 75% सीटेन है और 25% मिथाइल नैप्थेलीन है। सीटेन संख्या 75 वाले डीजल तेल में मिश्रण के समान प्रज्वलन गुण होगा, तो 75% सीटेन होगा उसमें और 25% मिथाइल नैप्थेलीन का मिश्रण होगा। ये चीज आप यहां तक समझ गए। अब आता है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, इसको और समझिए। द लोवेस्ट टेम्परेचर at which oil gives sufficient vapor to form an explosive mixture with air is known as flash point of the oil। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई तेल हवा के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बनाने के लिए पर्याप्त वाष्प देता है, उसे तेल का फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। किसका फ्लैश पॉइंट कह रहे हो आप? जरा ध्यान से देखो इस बार को। जिस न्यूनतम तापमान पर, यानी जिस न्यूनतम तापमान पर कोई तेल हवा के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बनाने के लिए पर्याप्त वाष्प देता है, यानी इस टेम्परेचर पे क्या है, वाष्प आपको मिल जाएगी और यह तेल और हवा के साथ क्या बन जाएगा? एक विस्फोट बन जाएगा। जैसे देखा होगा आपने, जैसे डीजल होता है और वो फैल जाता है, तो जो डीजल और जो पेट्रोल होता है वो बहुत वोलेटाइल होते हैं, वो तुरंत उनका वाष्प बन जाता है, तुरंत वो एयर में मॉइस्चर फैल देते हैं, जो है वेपर बनने। और आपने आग, मान लो उसने उसको इग्नाइट कर दिया, तो तुरंत बहुत ज़्यादा एकदम आग कैच कर देगी एटमॉस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो उस तेल के फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। द फ्लैश पॉइंट ऑफ और इग्निशन टेम्परेचर फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑयल varies from country to country, depend on its climate and control the percentage of highly volatile hydrocarbon in the oil। तो किसी विशेष तेल के लिए निर्धारित फ्लैश पॉइंट या इग्निशन तापमान देश से देश में भिन्न होता है। तो हमारे देश में अलग हो सकता है, किसी और देश में अलग हो सकता है, क्योंकि हम क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, तो हमारे यहाँ तापमान क्या है, ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ का फ्लैश पॉइंट अलग हो सकता है। और इंग्लैंड में का फ्लैश पॉइंट अलग हो सकता है, उसकी जलवायु पर निर्भर करता है और तेल में अत्यधिक वाष्पशील हाइड्रोकार्बन के प्रतिशत को नियंत्रित करता है। फ्लैश पॉइंट इज हाई फॉर हॉट कंट्रीज, इसीलिए बोला कि फ्लैश पॉइंट जो है हाई होता है गर्म देशों के लिए और लो होता है जो है ठंडे देशों के लिए, जो है लो होता है। फ्लैश पॉइंट इन इंडिया इज फिक्स्ड एट 44 डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया का जो फ्लैश पॉइंट है वो 44 डिग्री सेल्सियस है। फ्रांस में 35% है, वो 35 डिग्री सेल्सियस है। और इंग्लैंड में जो ये फ्लैश पॉइंट है ये 22.8 डिग्री सेल्सियस है। द फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ एडबिल्स apparatus। तो किसी तेल के फ्लैश पॉइंट को आमतौर पर एबल के उपकरण के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो फ्लैश पॉइंट आप समझ गए, इंडिया का फ्लैश पॉइंट क्या है, 44 डिग्री सेल्सियस, फ्रांस का 35 डिग्री सेल्सियस और इंग्लैंड का 22.8 डिग्री सेल्सियस, ये इनके क्या है, फ्लैश पॉइंट है। ठीक, चलिए
नेचुरल गैस, तो अब यहाँ तक आपने ऑयल समझ लिया और अब आपने डीजल समझ लिया। अब समझते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स विज मीथेन होती है, इसमें 85%, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है। तो यह गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसमें 85% मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम मेनली ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम होता है एलपीजी जिसे बोला जाता है, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। जो आपके घर पे आ रही है गैस एलपीजी, जिससे आप खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें उसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसके अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है। और इसमें गंध के लिए एक मिश्रण डाला जाता है, एक कंपाउंड डाला जाता है, यौगिक डाला जाता है जो उसके लीकेज की गंध बता सके। तो उसको हम और आगे देखते हैं एलपीजी और सीएनजी को अलग अलग पढ़ के। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवभूत पेट्रोलियम गैस। द पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दबाव में द्रवभूत पेट्रोलियम गैस को द्रवभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, क्योंकि इसको क्या करा गया, लिक्विड यानी प्रेशर के कारण इसको जो है लिक्विड में बदल दिया गया गैस को, राइट। चलिए, इट इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन। तो यह किस किस का है, यह ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण है जिसमें प्रोपेन की थोड़ी मात्रा है, और इसे आसानी से दबाव में तरल के रूप में संपीड़ित किया जाता है और लोहे के सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। तो इसको इजीली कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर एज लिक्विड एंड स्टोर्ड इन आयरन सिलेंडर। तो आयरन सिलेंडर में क्या कर देंगे, इसको स्टोर कर देंगे। और इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, तो ये घरेलू ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ इथाइल मरकैप्टन। तो जो आप बदबू सुंघाई देती है, तब आप कहते हैं ना ये एलपीजी की लीकेज हो गई है क्योंकि स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल किसकी वजह से होती है, वो स्मेल इथाइल मरकैप्टन की वजह से होती है, ताकि आपको लीकेज पता रहे। क्योंकि ये तो आपके ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें कोई गंद ही नहीं होती, तो गंद नहीं होगी, आप लीकेज नहीं पता कर पाएंगे, और जिससे एक हादसा होने का खतरा बन जाता है। तो उस खतरा को टालने के लिए इथाइल मरकैप्टन उसके अंदर डाला जाता है, सिलेंडर के अंदर गैस के साथ ही रखा जाता है इथाइल मरकैप्टन, और वो थोड़ा सा गंधित होता है, उसमें गंध होती है, जिसके कारण आप लीकेज का पता लगा लेते हो। चलिए, अब आता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ नेचुरल गैस कंप्रेस्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये एक नेचुरल गैस ही है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन इसको बहुत हाई प्रेशर पे क्या कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं, यानी उसको कंप्रेस कर देंगे। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, इसमें 95% मीथेन होती है, विच इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टू मेक इट नियरली कंप्लीट कंबंशन पॉसिबल। तो ये अनरिएक्टिव यानी अपरिष्कृत निष्क्रिय हाइड्रोकार्बन है, जो इसे लगभग पूर्ण दहन की संभाव बनाता है। तो यानी ये कंप्लीट कंबंशन होता है, ठीक। तो इसमें से धुआं इतना नहीं निकलता जितना पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में से निकलता है। तो देखा होगा, अब हमने जो है डीजल की गाड़ियों को बैन कर दिया है, अब कोई नई गाड़ी डीजल की नहीं आ रही है मार्केट में, सारी पेट्रोल और सीएनजी बेस्ड आ रही है। तो देखना आगे धीरे धीरे पेट्रोल की गाड़ियां भी कम होती जाएंगी और सीएनजी की गाड़ियां ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये गैस एक तो आपकी क्या होती है, कंप्लीट कंबशन करती है, तो ये ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए लाभकारी है और चीप है, पेट्रोल की तुलना में उससे सस्ती है। द अदर 5% इज मेड ऑफ वेरियस गैसेस सच एज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अन्य जो 5% है वो विभिन्न गैसों से बनता है, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हायर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो इसमें जो है अन्य हिस्से, अन्य गैसेस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर H2S हो जाती है आपका, और जल वाष्प आदि थोड़ी मात्रा होती है, वाटर वेपर होता है। सीएनजी इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ बेटर फ्यूल देन गैसोलीन, यानी अब क्या हो रहा है कि सीएनजी को ज़्यादा अच्छा फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करा जा रहा है। बसेस, गाड़ियाँ, 3 व्हीलर, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई में देखा होगा आपने, जो ऑटोज होते हैं वो सब सीएनजी बेस्ड हैं,
कार अब देखो ज़्यादातर कार जो है सीएनजी पे चल रही है, बसेस सीएनजी पे चल रही है बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट कंबशन एंड नो अनबर्न्ड कार्बन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर कॉज एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसका जो दहन होता है और ये वायु में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं छोड़ती। तो ये सब आज के टाइम पे जो है इस्तेमाल किया जा रहा है सीएनजी का। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने जानने को देखी और हमें पता चली। बाकी की बातें, कुछ और नई बातें आपके साथ मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, कुछ नए अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और आप उसमें भी अच्छा स्कोर पर कर पाएँ। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है कृपया करके उनको रिपीट मतलब उनको पढ़ते रहिए, उनका अभ्यास करते रहिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जो भी चीज़ें आप बताई उनको अच्छे से पढ़िए और उनको समझिए और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आइए। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।